बजट 2022-2023 का भाषण। निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री। 1 फरवरी 2022। माननीय अध्यक्ष, मैं वर्ष 2022-23 का बजट पेश करती हूँ। इस बजट में कुल 157 बिंदु हैं। अब मैं सभी बिंदुओं को एक एक करके पढ़ती हूँ। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, यह मुझे भविष्य में बेहतर सामग्री के लिए प्रेरित करेगा। आइए शुरू करते हैं बजट भाषण। परिचय। 1। सबसे पहले मैं अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए कुछ समय निकालना चाहती हूँ, जिन्हें प्रतिकूल स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों को झेलना पड़ा था। वैश्विक महामारी। 2। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में तेज रिबाउंड और रिकवरी प्रतिबिंबित है। वर्तमान में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% होने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। 3. मैं मानती हूँ कि हम एक ओमाइक्रोन लहर के मध्य भाग में हैं, तेज संक्रमण लेकिन हल्के लक्षण। इसके अलावा हमारी तेज गति और ज़्यादा कवरेज टीकाकरण अभियान से काफ़ी मदद मिली है। तेज के साथ पिछले 2 वर्षों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार, हम एक चुनौतियों का सामना करने की मजबूत स्थिति हैं। मुझे विश्वास है कि सबके प्रयास से हम मजबूत विकास की अपनी यात्रा जारी रखेंगे। 4. माननीय अध्यक्ष, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत में प्रवेश किया है, जो इंडिया 100 के लिए 25 साल लंबी लीडअप है। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में निर्धारित किया था। विजन फॉर इंडिया 100। 5. अमृतकाल के दौरान कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करके हमारी सरकार कुछ विजन को प्राप्त करना चाहती है, जो इस प्रकार हैं। क. मैक्रो इकोनॉमिक स्तर के विकास फोकस को लागू करना, सूक्ष्म आर्थिक स्तर सर्वसमावेशी कल्याण फोकस, डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई। और ख. निजी निवेश से शुरू होकर पुण्य चक्र पर निर्भर सार्वजनिक पूंजी निवेश निजी भीड़ में मदद कर रहा है। 6. 2014 से हमारी सरकार का ध्यान नागरिकों के सशक्तिकरण पर रहा है, विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्ग पर। इनके लिए किए गए उपायों में शामिल हैं आवास, बिजली, रसोई गैस और प्रदान करने वाले कार्यक्रम, पानी तक पहुंच। हमारे पास वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए भी कार्यक्रम हैं और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। हम सभी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, सभी अवसरों का दोहन करने के लिए गरीबों की क्षमता। हमारी सरकार लगातार मध्यम वर्ग के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने का प्रयास करती है। एक विशाल और विस्तृत खंड जो विभिन्न मध्यम आय वर्ग में आबाद है, उन अवसरों का उपयोग करने के लिए जो वे चाहते हैं। 7. यह बजट नींव रखने और संचालन का खाका देने का प्रयास करता है। अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में भारत की अर्थव्यवस्था भारत 75 से 100 तक। यह 2021-22 के बजट में तैयार किए गए विजन पर निर्माण करना जारी रखता है। इसके मूलभूत सिद्धांत, जिसमें वित्तीय पारदर्शिता शामिल है, राजकोषीय स्थिति, सरकार की मंशा, ताकत और चुनौतियां को दर्शाती हैं। यह हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। 8. पिछले साल के बजट की पहलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रगति और इस बजट में पर्याप्त आवंटन प्रदान किया गया है। 9. स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, त्वरित कार्यान्वयन टीकाकरण कार्यक्रम और राष्ट्रव्यापी लचीला प्रतिक्रिया महामारी की वर्तमान लहर सभी के लिए स्पष्ट है। 10. 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के विजन को उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है। 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता और 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन अगले 5 वर्षों के दौरान। 11. नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति के कार्यान्वयन की दिशा में एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हो गया है। NINL नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के लिए रणनीतिक भागीदार चुन लिया गया है। LIC का सार्वजनिक निर्गम शीघ्र ही अपेक्षित है। अन्य के लिए भी 2022-23 में प्रक्रिया चालू है। 12. बुनियादी ढांचे और विकास के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक NABFID और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने उनकी गतिविधियां शुरू की है। 13. माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट 2021-22 ने पूरे वर्ष सार्वजनिक निवेश या पूंजीगत व्यय के प्रावधान में तेज वृद्धि प्रदान की थी। माननीय प्रधानमंत्री के साथ कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हुए हमारा गुणक प्रभाव से लाभ के लिए आर्थिक सुधार जारी है। 14. यह बजट विकास को गति प्रदान कर रहा है।
यह एक समानांतर ट्रैक देता है का अमृतकाल के लिए एक खाका जो भविष्यवादी और समावेशी होगा। इसका सीधा फायदा हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को होगा। और बड़ा सार्वजनिक निवेश आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए 100 पर भारत के लिए तैयार। यह किसके द्वारा निर्देशित होगा? पीएम गतिशक्ति और बहुमॉडल दृष्टिकोण के तालमेल से लाभान्वित हों। इस समानांतर ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए हम निम्नलिखित 4 प्राथमिकताएं रखते हैं। क पीएम गतिशक्ति। ख समावेशी विकास। ग उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सूर्योदय अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई। घ निवेश का वित्तपोषण। पीएम गतिशक्ति 15 पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण 7 इंजनों द्वारा संचालित है, अर्थात सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। सभी 7 इंजन अर्थव्यवस्था को एक समान आगे बढ़ाएंगे। ये इंजन की पूरक भूमिकाओं द्वारा समर्थित हैं: ऊर्जा ट्रांसमिशन, आईटी संचार, थोक जल और सीवरेज और सामाजिक आधारभूत संरचना। अंत में दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयास और निजी क्षेत्र एक साथ बड़ी नौकरी और उद्यमशीलता के लिए अग्रणी, सभी के लिए अवसर, खासकर युवाओं के लिए। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान। 16 पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के दायरे में शामिल होंगे। आर्थिक परिवर्तन के लिए 7 इंजन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और रसद दक्षता। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल होगा। गतिशक्ति मास्टर प्लान के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी योजना और वित्तपोषण का तेजी से कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें नवीन तरीकों का उपयोग किया जाएगा। 17 राष्ट्रीय में इन 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को पीएम गतिशक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। मास्टर प्लान की कसौटी विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचा होगा और आवाजाही के विभिन्न तरीकों के बीच रसद तालमेल, दोनों लोग और माल और परियोजनाओं का स्थान। यह उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा और आर्थिक विकास और विकास में तेजी करेगा। सड़क परिवहन। 18 एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 2022-23 लोगों और सामानों की तेज आवाजाही को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय 2022-23 में राजमार्गों के नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। रुपये 20,000 करोड़ सार्वजनिक संसाधन के लिए वित्तपोषण के नवीन तरीकों के माध्यम से जुटाए जाएंगे। माल और लोगों का निर्बाध मल्टीमॉडल मूवमेंट। 19 सभी मोड ऑपरेटरों के बीच डेटा एक्सचेंज पर लाया जाएगा यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप, जिसे एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई। यह एक कुशल आंदोलन के लिए प्रदान करेगा। विभिन्न तरीकों के माध्यम से माल, रसद लागत और समय को कम करना, सहायता करना, समय समय पर इन्वेंट्री प्रबंधन और थकाव को खत्म करने में। दस्तावेजीकरण। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। सभी हितधारकों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार। खुला स्रोत यात्रियों की निर्बाध यात्रा के आयोजन के लिए मोबिलिटी स्टैक भी होगा। मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। 20 4 जगहों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के कार्यान्वयन के लिए अनुबंध पीपीपी मोड के माध्यम से स्थानों को 2022-23 में सम्मानित किया जाएगा। रेलवे। 21 रेलवे नए उत्पादों और कुशल रसद सेवाओं का विकास करेगा, छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए लेने के अलावा निर्बाध प्रदान करने के लिए डाक और रेलवे नेटवर्क के एकीकरण में अग्रणी, पार्सल की आवाजाही के लिए समाधान। 22 स्थानीय लोगों की मदद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला। 23 आत्मनिर्भर भारत के एक भाग के रूप में 2000 किलोमीटर नेटवर्क कवच के तहत लाया जाएगा। सुरक्षा के लिए स्वदेशी विश्व स्तरीय तकनीक का उपयोग होगा और 2022-23 में क्षमता वृद्धि। 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्री सवारी अनुभव के साथ अगले 3 वर्षों के दौरान विकसित और निर्मित की जाएंगी। 24 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल अगले 3 साल में सुविधाओं का विकास होगा। रेलवे से कनेक्टिविटी सहित बड़े पैमाने पर शहरी परिवहन। 25 वित्तपोषण के अभिनव तरीके और तेजी से कार्यान्वयन होगा। बड़े पैमाने पर उपयुक्त प्रकार की मेट्रो प्रणाली के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया।
बड़े पैमाने पर शहरी परिवहन और रेलवे के बीच मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी स्टेशनों को प्राथमिकता के आधार पर सुगम बनाया जाएगा। मेट्रो सिस्टम का डिज़ाइन, जिसमें शामिल हैं भारतीय परिस्थितियों के लिए नागरिक संरचनाओं को फिर से उन्मुख और मानकीकृत किया जाएगा। पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम 26 पारंपरिक के पसंदीदा पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ विकल्प के रूप में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पीपीपी मोड पर लिया जाएगा। उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करना है और पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों की सुविधा भी है। भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों को कवर करें जहां पारंपरिक जन परिवहन प्रणाली नहीं है। 2022-23 में सम्मानित किया गया कि 60 किलोमीटर की लंबाई के 8 रोपवे परियोजनाओं के ठेके होंगे। अवसंरचना परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण 27 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उनकी बुनियादी एजेंसियों के सहयोग से क्षमता निर्माण आयोग की तकनीकी और उनके कौशल को उन्नत किया जाएगा। इससे योजना, डिज़ाइन, क्षमता, वित्तपोषण, नवीन तरीकों सहित और कार्यान्वयन प्रबंधन में वृद्धि होगी। इसके साथ ही पीएम गतिशक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। कृषि 28 रबी 2021-22 में गेहूं उपार्जन एवं अनुमानित खरीफ 2021-22 में धान की खरीद 1208 लाख मीट्रिक टन होगी। 163 लाख किसानों से गेहूं और धान की और ₹2.37 लाख करोड़ प्रत्यक्ष उनके खातों में एमएसपी मूल्य का भुगतान किया। 29 रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाएगा। पहले चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की भूमि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 30 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए फसल कटाई के बाद मूल्यवर्धन बढ़ाने और घरेलू खपत के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। 31 तिलहन के आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए एक युक्तियुक्त और तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने की व्यापक योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। 32 किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाओं के वितरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों की भागीदारी के साथ साथ निजी कृषि तकनीकी खिलाड़ी और कृषि मूल्य श्रृंखला के हितधारक में एक योजना पीपीपी मोड शुरू किया जाएगा। 33 किसान ड्रोन का उपयोग फसल मूल्यांकन के लिए, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 34 कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को प्राकृतिक, शून्य बजट और जैविक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक समय कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन संशोधित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 35 सह निवेश मॉडल के तहत जुटाई गई मिश्रित पूंजी वाला एक फंड नाबार्ड के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाएगी। यह स्टार्टअप्स को फाइनेंस करने के लिए है जिसमें कृषि, ग्रामीण उद्यम और कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक। इन स्टार्टअप के लिए गतिविधियों में अन्य बातों के साथ साथ एफपीओ के लिए समर्थन, किसानों के लिए कृषि स्तर पर किराए के आधार पर मशीनरी और प्रौद्योगिकी आईटी आधारित समर्थन शामिल हैं। केन-बेतवा परियोजना और अन्य नदी जोड़ने वाली परियोजनाएं। 36 अनुमानित लागत पर केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन 44,605 में से लिया जाएगा। इसका उद्देश्य 9.08 लाख हेक्टेयर जमीन के किसानों को सिंचाई का लाभ, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना प्रदान करना है। इसके लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 4,300 करोड़ और 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 37 दमनगंगा पिंजाल पर तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी 5 नदी लिंक के डीपीआर ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है। एक बार लाभार्थी राज्यों के बीच आम सहमति बन जाने के बाद केंद्र क्रियान्वयन में सहयोग देगा। खाद्य प्रसंस्करण 38 हमारी सरकार राज्य सरकारी की भागीदारी से किसानों को फलों और सब्जियों की उपयुक्त किस्मों को अपनाने के लिए और उचित उत्पादन और कटाई तकनीक का उपयोग करने के लिए व्यापक पैकेज मुहैया कराएगा। एमएसएमई 39 उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा और उनका दायरा बढ़ाया जाएगा। वे अब लाइव, ऑर्गेनिक के साथ पोर्टल के रूप में प्रदर्शन करेंगे। डेटाबेस, G2C, B2C और B2B सेवाएं प्रदान करते हैं। ये सेवाएं संबंधित होंगी आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण सुविधा, कौशल और भर्ती के लिए।
अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना और सभी के लिए उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाना। 40 आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS ने 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अति आवश्यक अतिरिक्त ऋण प्रदान किया है। यह उन्हें महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। आतिथ्य और संबंधित सेवाएं, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा अभी तक अपने व्यापार के पूर्व महामारी स्तर को पुनः प्राप्त करने के लिए, इन्हें ध्यान में रखते हुए पहलुओं ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसकी गारंटी कवर को रुपये 50,000 करोड़ से बढ़ाकर रुपये 5 लाख करोड़ का कुल कवर किया जाएगा। अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित उद्यम के लिए निर्धारित की जा रही है। 41 सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट CGTMSE आवश्यक निधियों के साथ योजना को नया रूप दिया जाएगा। इससे सुविधा होगी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए रुपये 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। 42 एमएसएमई प्रदर्शन RAMP कार्यक्रम को बढ़ाना और तेज करना 5 वर्षों में रुपये 6,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा। इससे एमएसएमई क्षेत्र को अधिक लचीला, प्रतिस्पर्धी और कुशल बनने में मदद मिलेगी। कौशल विकास 43 स्किलिंग प्रोग्राम और उद्योग के साथ साझेदारी होगी जिससे निरंतर कौशल के रास्ते, स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए और पुनः उन्मुख रोजगार योग्यता प्राप्त होगी। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा NSQF गतिशील उद्योग की जरूरतों के साथ गठबंधन करेगा। 44 कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र देश स्टैकी पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल में वृद्धि, कौशल सशक्त बनाना है। यह API आधारित विश्वसनीय कौशल भी प्रदान करेगा, प्रासंगिक नौकरियों को खोजने के लिए क्रीडेंशियल, भुगतान और खोज परतें और उद्यमशीलता के अवसर भी पैदा करेगा। 45 विभिन्न माध्यमों से आवेदन और ड्रोन एज ए सर्विस (AAS) के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। चुनिंदा ITI में सभी राज्यों में स्किलिंग के लिए जरूरी कोर्स शुरू किए जाएंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकरण 46 के महामारी से प्रेरित बंद होने के कारण हमारे बच्चे, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों ने लगभग 2 साल खो दिए हैं। औपचारिक शिक्षा ये ज़्यादातर सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। हम पूरक शिक्षण प्रदान करने और एक निर्माण करने की आवश्यकता को पहचाने शिक्षा वितरण के लिए लचीला तंत्र। इस उद्देश्य के लिए एक वर्ग 1 PM ई-विद्या के टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी किया जाएगा। यह चैनल कक्षा 1-12 के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाएं में होगा। यह सभी राज्यों को पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम करेगा। 47 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मकता के लिए जगह दें। विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल लैब और 75 सिम्युलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए स्किलिंग ई-लैब 2022-23 में स्थापित किया जाएगा। 48 सभी बोली जाने वाली भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली ई-कंटेंट डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी और रेडियो के माध्यम से वितरण के लिए विकसित किया जाएगा। 49 शिक्षण और बेहतर सीखने के परिणामों की सुविधा के द्वारा गुणवत्तापूर्ण सामग्री के विकास के लिए एक प्रतिस्पर्धी तंत्र शिक्षकों को सशक्त बनाने और उन्हें डिजिटल उपकरणों से लैस करने के लिए स्थापित किया जाएगा। डिजिटल विश्वविद्यालय 50 छात्रों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा के लिए देश भर में विभिन्न भारतीय भाषाओं और ICT प्रारूपों में उनके दरवाजे पर व्यक्तिगत सीखने का अनुभव उपलब्ध कराया जाएगा। विश्वविद्यालय हब बिल्डिंग कटिंग के साथ नेटवर्क हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा। सार्वजनिक ICT विशेषज्ञता विश्वविद्यालय और संस्थान हब स्पोक के नेटवर्क के रूप में देश में सर्वश्रेष्ठ सहयोग करेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 51 राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच होगा। इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य की डिजिटल रजिस्ट्रियां शामिल होंगी जैसे सुविधाएं, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान, सहमति ढांचा और सार्वभौमिक पहुंच। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 52 महामारी ने लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है। सभी उम्र के लोगों तक गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल तक बेहतर पहुंच के लिए एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें उत्कृष्टता के 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल होगा, जिसमें
निम्हांस नोडल केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सूचना संस्थान होने के नाते प्रौद्योगिकी बेंगलोर IIITB प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करेगा। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.053 नारी शक्ति के महत्व को हमारे अग्रदूत के रूप में स्वीकार करना, अमृत के दौरान उज्ज्वल भविष्य और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए हमारी सरकार ने मंत्रालय की महिला एवं बाल विकास योजनाओं को व्यापक रूप से पुनरुत्थान किया है। तदनुसार 3 योजनाएं अर्थात मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 थे। महिलाओं को एकीकृत लाभ प्रदान करने के लिए हाल ही में लॉन्च सक्षम आंगनवाड़ी एक नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी है जिनके पास है बेहतर बुनियादी ढांचा और दृश्य श्रव्य सहायता, स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित और प्रारंभिक बाल विकास के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करना किया गया। 2 लाख आंगनबाड़ियों को इस योजना के तहत उन्नयन किया जाएगा। हर घर नल से जल 54 हर घर नल से जल का वर्तमान कवरेज 8.7 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। इसमें से 5.5 करोड़ परिवारों को पिछले 2 वर्षों में ही नल का पानी उपलब्ध कराया गया। 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के उद्देश्य से ₹60,000 करोड़ आवंटन का प्रावधान किया गया है। सभी के लिए आवास 55 2022-23 में चिन्हित किए गए 80 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पीएम आवास योजना के पात्र लाभार्थी ग्रामीण और शहरी दोनों ₹48,000 करोड़ इसके लिए आवंटित किए गए हैं। 56 केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। सभी भूमि और निर्माण संबंधी स्वीकृतियों के लिए आवश्यक समय में कमी, शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफ़ायती आवास को बढ़ावा देने के लिए हम वित्तीय क्षेत्र के साथ भी काम करेंगे। लागत में कमी के साथ साथ पूंजी तक पहुंच का विस्तार करने के लिए नियामक मध्यस्थता भी करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल पीएम डिवाइन 57 एक नई योजना उत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल ईस्ट पीएम डिवाइन को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जरिए लागू किया जाएगा। यह पीएम गतिशक्ति और सामाजिक की भावना से बुनियादी ढांचे को निधि देगा। यह करेगा उत्तर पूर्व की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर विकास परियोजनाएं, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना, विभिन्न क्षेत्र में अंतराल को भरना। यह मौजूदा केंद्र या राज्य की योजनाओं का विकल्प नहीं होगा, जबकि केंद्रीय मंत्रालय भी अपनी उम्मीदवार परियोजनाओं को प्राथमिकता दे सकते हैं। राज्यों द्वारा पेश किए गए 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन लोगों को दिया जाएगा। 58 नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सबसे अधिक सुधार करने की हमारी दृष्टि। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से देश के पिछड़े जिले बहुत कम समय में वास्तविकता में अनुवाद किया गया है। उनमें से 95% स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 112 जिलों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। पोषण, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचा उन्होंने पार कर लिया है। 2022-23 में कमजोर जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 59 विरल आबादी वाले सीमावर्ती गांव, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचा अक्सर विकास लाभ से छूट जाता है। ऐसे गांव उत्तरी सीमा पर नए वाइब्रेंट गांवों को कवर किया जाएगा। गतिविधियों में गांव के बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल होगा। आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क, विकेंद्रीकृत प्रावधान, दूरदर्शन और शिक्षा के लिए अक्षय ऊर्जा, डायरेक्ट टू होम एक्सेस चैनल और आजीविका सृजन के लिए समर्थन के लिए अतिरिक्त धन खर्च किया जाएगा। कभी भी कहीं भी डाकघर बचत 60 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर पर आएंगे, जिसमें नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से वित्तीय समावेशन और खातों तक पहुंच को सक्षम करने वाली बैंकिंग प्रणाली और ऑनलाइन हस्तांतरण भी प्रदान करती है। यह डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन की लेनदेन करने में मददगार होगा। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अंतर संचालन और वित्तीय समावेशन किया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग 61 हाल के वर्षों में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक ने देश में नवाचारों का तेजी से विकास हुआ है। सरकार डिजिटल का लाभ सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित करना चाहती है। देश के कोने कोने में उपभोक्ता हितैषी बैंकिंग तौर तरीका पहुंचे, इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के जिलों में हमारे स्वतंत्रता के 75 साल पूरे करने के लिए 75 में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां DBU स्थापित करने का प्रस्ताव है।
डिजिटल भुगतान 62। डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पिछला बजट में घोषणा की गई वित्तीय सहायता 2022-23 में भी जारी रहेगी, यह आगे भी प्रोत्साहित करेगा। डिजिटल भुगतान को अपनाना और उपयोग को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाएगा, भुगतान प्लेटफॉर्म जो किफ़ायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं। उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई। उत्पादकता वृद्धि और निवेश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग 63। हाल के वर्षों में 25,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए और 1,486 संघ कानूनों को निरस्त कर दिया गया। यह हमारी सरकार के मजबूत का परिणाम है। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के लिए प्रतिबद्धता, हमारा विश्वास जनता में और व्यापार करने में आसानी। यूडीबी 64। अमृतकाल के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अगला चरण यूडीबी 2.0 और ईज ऑफ लिविंग लॉन्च किया जाएगा। हमारे प्रयास में सुधार करने के लिए पूंजी और मानव संसाधनों की उत्पादक दक्षता हम अनुसरण करेंगे और विश्वास आधारित शासन का विचार। 65। यह नया चरण किसकी सक्रिय भागीदारी द्वारा निर्देशित होगा? राज्यों, मैनुअल प्रक्रियाओं और हस्तक्षेपों का डिजिटलीकरण, एकीकरण, आईटी पुलों के माध्यम से केंद्रीय और राज्य स्तरीय सिस्टम के लिए एकल बिंदु पहुंच, सभी नागरिक केंद्रित सेवाएं और एक मानकीकरण और हटाना। ओवरलैपिंग अनुपालन, नागरिकों और व्यवसायों की सक्रिय भागीदारी के साथ सुझावों की क्राउडसोर्सिंग और प्रभाव का जमीनी स्तर का आकलन को प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्रीन क्लियरेंस 66। सभी हरी मंजूरी के लिए एक एकल खिड़की पोर्टल प्रवेश 2018 में लॉन्च किया गया था। यह आवश्यक समय को कम करने में सहायक रहा है। महत्वपूर्ण रूप से स्वीकृतियां, इस पोर्टल का दायरा अब बढ़ाया जाएगा। इकाइयों के स्थान के आधार पर आवेदकों को जानकारी प्रदान करें। विशिष्ट स्वीकृतियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। यह सक्षम करेगा एक ही फॉर्म के माध्यम से सभी 4 अनुमोदनों के लिए आवेदन, केंद्रीकृत प्रसंस्करण, केंद्र ग्रीन, सीपीसी ग्रीन और की ट्रैकिंग के माध्यम से प्रक्रिया। ई पासपोर्ट 67। नागरिक अपनी विदेश यात्रा में एम्बेडेड चिप और फ्यूचरिस्टिक का उपयोग करके ई पासपोर्ट जारी करवा सकते हैं। इस सुविधा को बढ़ाने के लिए 2022-23 में प्रौद्योगिकी शुरू की जाएगी। शहरी विकास 68। भारत 100 के समय तक हमारी लगभग आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रहे होने की संभावना है। इसकी तैयारी के लिए व्यवस्थित शहरी विकास का है विशिष्ट महत्व। यह देश की आर्थिक क्षमता का एहसास करने में मदद करेगा। जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए आजीविका के अवसरों सहित इसके लिए एक तरफ हमें महानगरों और उनके भीतरी इलाकों को पोषित करने की जरूरत है, आर्थिक विकास के वर्तमान केंद्र बन गए हैं। दूसरी ओर हमें चाहिए टियर 2 और 3 शहरों को भविष्य में जिम्मेदारी संभालने के लिए सुविधा प्रदान करना। हमें अपने शहरों को स्थायी जीवन के केंद्रों में बदलने की आवश्यकता होगी। महिलाओं और युवाओं सहित सभी के लिए अवसरों के साथ ऐसा होने के लिए शहरी नियोजन हमेशा की तरह व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ जारी नहीं रह सकता है। हम नियोजित करते हैं प्रतिमान परिवर्तन लाने के लिए। 69। प्रतिष्ठित शहरी योजनाकारों की एक उच्च स्तरीय समिति शहरी पर सिफारिशें करने के लिए अर्थशास्त्रियों और संस्थानों का गठन किया जाएगा। शहरी क्षेत्र की नीतियां, क्षमता निर्माण, योजना, कार्यान्वयन और शासन। राज्यों को शहरी नियोजन सहायता 70। शहरी क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी। भवन उपविधियों का आधुनिकीकरण, नगर नियोजन योजनाएं टीपीएस और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी लागू किया जाएगा। यह लोगों को जन परिवहन प्रणालियों के करीब रहने और काम करने के लिए सुधारों की सुविधा प्रदान करेगा। जन परिवहन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता और अमृत का लाभ कार्य योजनाओं के निर्माण के लिए लिया जाएगा और उनका राज्यों द्वारा टीओडी और टीपीएस की सुविधा के लिए कार्यान्वयन। 71। शहरी नियोजन में भारत के विशिष्ट ज्ञान के विकास के लिए और डिजाइन और इन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण देने के लिए मौजूदा 5 तक विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों को केंद्रों के रूप में नामित किया जाएगा। इन केंद्रों को रुपये 250 करोड़ की बंदोबस्ती निधि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा एआईसीटी पाठ्यक्रम गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार करने का बीड़ा उठाएगा। अन्य संस्थानों में शहरी नियोजन पाठ्यक्रमों की पहुंच। स्वच्छ और सतत गतिशीलता 72। हम शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देंगे। यह क्लीन टेक और गवर्नेंस सॉल्यूशंस से पूरित होगा। विशेष जीरो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी और ईवी वाहनों के साथ मोबिलिटी जोन बनाएंगे।
बैटरी स्वैपिंग नीति 73 स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन, एक बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और अंतर संचालन मानक तैयार किए जाएंगे। निजी क्षेत्र के लिए टिकाऊ और अभिनव व्यापार मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सेवा के रूप में बैटरी या ऊर्जा, इससे ईवी इको प्रणाली में दक्षता में सुधार होगा। भूमि अभिलेख प्रबंधन 74 भूमि संसाधनों का कुशल उपयोग एक मजबूत अनिवार्यता है। राज्य को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अभिलेखों का आईटी आधारित प्रबंधन होगा। 75 राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज के साथ अंगीकरण या जुड़ाव, एक राष्ट्र एक पंजीकरण के साथ पंजीकरण प्रणाली NGDRS। पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया के विकल्प के रूप में सॉफ्टवेयर को बढ़ावा दिया जाएगा और विलेखों और दस्तावेजों का कहीं भी पंजीकरण किया जा सकेगा। दिवाला और दिवालियापन संहिता 76 समाधान प्रक्रिया बढ़ाने के लिए प्रभावोत्पादकता और सीमा पार दिवाला को सुगम बनाना और संहिता में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। त्वरित कॉर्पोरेट निकास 77 त्वरित करने के लिए कई आईटी आधारित सिस्टम स्थापित किए गए हैं। नई कंपनियों का पंजीकरण, अब प्रसंस्करण केंद्र त्वरित कॉर्पोरेट एग्जिट सीपेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के साथ स्थापित किया जाएगा। इन कंपनियों के स्वैच्छिक समापन की सुविधा और गति प्रदान करना वर्तमान में आवश्यक 2 वर्ष से 6 महीने से कम तक। सरकारी खरीद 78 अमृत में सरकारी नियमों को हाल ही में जरूरतों के लिए आधुनिक बनाया गया है। नए नियम विभिन्न से इनपुट से लाभान्वित हुए हैं। आधुनिकीकृत नियम पारदर्शी गुणवत्ता मानदंड के उपयोग की अनुमति देते हैं। जटिल निविदाओं के मूल्यांकन में लागत के अलावा प्रावधान किए गए हैं। चल रहे बिलों के 75% के भुगतान के लिए अनिवार्य रूप से 10 दिनों के भीतर और सुलह के माध्यम से विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए। 79 पारदर्शिता बढ़ाने और देरी को कम करने के लिए एक और कदम के रूप में भुगतान पूरी तरह से पेपरलेस एंड-टू-एंड ऑनलाइन ई बिल सिस्टम होगा। सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उनकी खरीद के लिए उपयोग के लिए लॉन्च किया गया। प्रणाली आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपनी ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाएगी। डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिल और दावे और कहीं से भी उनकी स्थिति को ट्रैक करें। 80 आपूर्तिकर्ताओं और कार्य ठेकेदारों के लिए अप्रत्यक्ष लागत को कम करने के लिए उपयोग बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में जमानत बांडों को स्वीकार्य बनाया जाएगा। सरकारी खरीद में सोने के आयात जैसे व्यापार में भी लग सकता है। यह उपयोगी IRDAI ने किसके द्वारा जमानती बॉन्ड जारी करने की रूपरेखा दी है। बीमा कंपनी AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स 81 एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक AVGC सेक्टर युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। एक AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स सभी हितधारकों के साथ इसे महसूस करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया जाएगा और हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण होगा। दूरसंचार क्षेत्र 82 सामान्य रूप से दूरसंचार और विशेष रूप से 5G प्रौद्योगिकी 2022 में 5G मोबाइल सेवाओं के रोलआउट की सुविधा के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम नीलामी होगी और ये सब 2022 में आयोजित किया जाएगा। 23 निजी दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा विकास को सक्षम बनाना और रोजगार के अवसर प्रदान करना। 83 निर्माण के लिए डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना शुरू की जाएगी। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के हिस्से के रूप में 5G के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जाएगा। 84 सस्ती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा प्रसार को सक्षम करने के लिए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के तहत वार्षिक संग्रह का 5% यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड आवंटित किया जाएगा। यह अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा और प्रौद्योगिकियों और समाधानों का व्यावसायीकरण होगा। 85 हमारी दृष्टि है कि सभी गांवों और उनके निवासियों को ई-सेवाओं, संचार सुविधाओं और डिजिटल संसाधनों तक समान पहुंच शहरी क्षेत्र और उनके निवासी सभी में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका भारतनेट के तहत दूरदराज के इलाकों समेत गांवों को दिया जाएगा। सम्मानित 2022-23 में PPP के माध्यम से परियोजना 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। उपाय ऑप्टिकल फाइबर के बेहतर और अधिक कुशल उपयोग को सक्षम करने के लिए लिया जाएगा। निर्यात संवर्धन 86 विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को एक नए के साथ बदल दिया जाएगा। कानून जो राज्यों को विकास में भागीदार बनने में सक्षम बनाएगा। एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स, इसमें सभी बड़े मौजूदा और नए शामिल होंगे।
निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता उपलब्ध बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग करने और बढ़ाने के लिए औद्योगिक एन्क्लेव बनाएंगे। रक्षा में आत्मनिर्भरत। 87। हमारी सरकार आयात को कम करने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरत। वित्त वर्ष 2022-23 में खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए पूंजी निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58% था। 88। उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास खोला जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% निर्धारित किया गया है। निजी उद्योग को सैन्य प्लेटफार्मों के डिज़ाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाना और एसपीवी के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से उपकरण बनाना। व्यापक परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं की बैठक के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला बॉडी का गठन किया जाएगा। सूर्योदय के अवसर। 89। भारतीय उद्योग अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी देश पैमाने पर सतत विकास की सहायता करने और आधुनिकीकरण करने की क्षमता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल सिस्टम और ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इसका इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल्स, हरित ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता प्रणालियों में अपार है। ये युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और बनाते हैं। 90। सहायक नीतियाँ, हल्के फुल्के नियम, सुविधाजनक कार्रवाई, घरेलू क्षमता का निर्माण और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना होगा। सरकार के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करें। इन सूर्योदय के अवसरों में अनुसंधान एवं विकास के लिए शिक्षा, उद्योग और जनता के बीच सहयोग के प्रयासों के अलावा संस्थानों, सरकारी योगदान प्रदान किया जाएगा। ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई। 91। जलवायु परिवर्तन के जोखिम सबसे मजबूत नकारात्मक बाहरी ताए हैं जो भारत और अन्य देशों को प्रभावित करता है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था पिछले नवंबर में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन, आज जो आवश्यक है वह ध्यान देने योग्य है और जानबूझकर उपयोग, नासमझ और विनाशकारी के बजाय उपभोग। निम्न कार्बन विकास कार्यनीति जैसा कि निम्न में प्रतिपादित किया गया है, उन्होंने जिस पंचामृत की घोषणा की वह हमारा एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है। सतत विकास के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता। 92। यह रणनीति रोजगार के विशाल अवसर खोलती है और इसमें लगेगी सतत विकास के पथ पर देश। यह बजट प्रस्तावित तदनुसार कई निकट अवधि और दीर्घकालिक कार्रवाइयाँ। सौर ऊर्जा। 93। घरेलू विनिर्माण की सुविधा के लिए 2030 तक 280 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करना, इसके लिए ₹19,500 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। उच्च दक्षता के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए मॉड्यूल से पूरी तरह से एकीकृत विनिर्माण इकाइयों को प्राथमिकता के साथ पॉलीसिलिकॉन से सोलर PV मॉड्यूल बनाए जाएंगे। परिपत्र अर्थव्यवस्था। 94। सर्कुलर इकोनॉमी ट्रांजिशन से उत्पादकता में मदद मिलने की उम्मीद है। वृद्धि के साथ साथ नए व्यवसायों के लिए बड़े अवसर पैदा करना और नौकरियां, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, एंड ऑफ लाइफ जैसे 10 क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं, वाहन, प्रयुक्त तेल अपशिष्ट और विषाक्त और खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट तैयार हैं। अब फोकस के महत्वपूर्ण क्रॉस कटिंग मुद्दों को संबोधित करने पर होगा। बुनियादी ढांचा, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, प्रौद्योगिकी उन्नयन और एकीकरण। अनौपचारिक क्षेत्र के साथ इसे सक्रिय सार्वजनिक नीतियों द्वारा समर्थित किया जाएगा। विनियमों, विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारियों के ढांचे को कवर करना और नवाचार सुविधा देना। कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था में संक्रमण। 95। थर्मल में 5 से 7% बायोमास पैलेट का सह फायर किया जाएगा। बिजली संयंत्रों के परिणामस्वरूप सालाना 38 MMT की CO2 बचत होती है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कृषि क्षेत्रों में पराली जलाने से बचें। 96। ऊर्जा की बचत ऊर्जा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए ऊर्जा दक्षता और बचत उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह ऊर्जा सेवा कंपनी ESCO के माध्यम से बड़े वाणिज्यिक भवनों में व्यापार मॉडल किया जाएगा। यह ऊर्जा के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता की सुविधा प्रदान करेगा। ऑडिट, प्रदर्शन अनुबंध और सामान्य माप और सत्यापन मसविदा बनाना। 97। कोयला गैसीकरण और कोयले के रूपांतरण के लिए 4 पायलट परियोजनाएं उद्योग के लिए आवश्यक रसायन तकनीकी विकसित करने के लिए स्थापित किए जाएंगे और आर्थिक व्यवहारिकता की जाएगी। 98। कृषि को बढ़ावा देने के लिए नीतियां और आवश्यक विधायी परिवर्तन वानिकी और निजी वानिकी को लाया जाएगा। इसके अलावा वित्तीय सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्रदान की जाएगी।
जनजातियां जो कृषि वानिकी को अपनाना चाहती हैं। निवेश का वित्तपोषण सार्वजनिक पूंजी निवेश 99। पूंजी निवेश तेज और सतत आर्थिक की कुंजी रखता है। इसके गुणक प्रभाव के माध्यम से पुनरुद्धार और समेकन। पूंजी निवेश रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद करता है, वृद्धि को प्रेरित करता है। बड़े उद्योगों और एमएसएमई सेवाओं से विनिर्मित आदानों की मांग, पेशेवरों से और बेहतर कृषि बुनियादी ढांचे के माध्यम से किसानों की मदद करें। अर्थव्यवस्था ने इसके प्रभावों से बाहर निकलने के लिए मजबूत लचीलापन दिखाया है। उच्च विकास के साथ महामारी, हालांकि हमें उस स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता है। 2020-21 के झटके की भरपाई करें। 100। जैसा कि पहले पैरा 5 में बताया गया है, निवेश का पुण्य चक्र भीड़ भाड़ वाले निजी निवेश के लिए सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है। इस स्तर पर ऐसा प्रतीत होता है कि निजी निवेशों को अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिए उस समर्थन की आवश्यकता है और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए सार्वजनिक निवेश लेना जारी रखना चाहिए। 2022-23 में लीड और पंप प्राइम निजी निवेश और मांग 101। उपरोक्त अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय केंद्रीय बजट में एक बार फिर तेजी से 35.4% की बढ़ोतरी की जा रही है। चालू वर्ष में रुपये 5.54 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2022-23 में रुपये 7.50 लाख करोड़ हो गया। यह 2019-20 के खर्च के 2.2 गुना से अधिक हो गया है। इस 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% होगा। प्रभावी पूंजीगत व्यय 102। इस निवेश के साथ किए गए प्रावधान के साथ राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति का निर्माण प्रभावी। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% होगा। ग्रीन बॉन्ड 103। 2022-23 में सरकार आधारभूत संरचना के समग्र बाजार उधार के हिस्से के रूप में ग्रीन के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। आय सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में तैनात की जाएगी जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करते हैं। गिफ्ट IFSC 104। विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी। गिफ्ट सिटी वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित घरेलू नियमों से मुक्त। उच्च अंक मानव संसाधनों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए IFSCA द्वारा छोड़कर वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के लिए 105। गिफ्ट सिटी में के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र के तहत विवादों का समय पर निपटारा होगा। 106। गिफ्ट सिटी में देश को मिलेगी सुविधा में स्थायी और जलवायु वित्त के लिए वैश्विक पूंजी के लिए सेवाएं। बुनियादी ढांचे की स्थिति 107। घने चार्जिंग सहित डेटा केंद्र और ऊर्जा भंडारण प्रणाली बुनियादी ढांचे और ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम को शामिल किया जाएगा। बुनियादी ढांचे की सामंजस्यपूर्ण सूची, इससे इनके लिए ऋण उपलब्धता में सुविधा होगी जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छ ऊर्जा भंडारण होगा। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश 108। वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी ने रुपये 5.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया। पिछले साल करोड़ रुपये सबसे बड़े स्टार्टअप और विकास पारिस्थितिकी तंत्र में से एक की सुविधा प्रदान करते हैं। इस निवेश को बढ़ाने के लिए नियामक और की समग्र जांच की आवश्यकता है। जांच और सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। मिश्रित वित्त 109। सरकार समर्थित फंड NIIF और सिडबी फंड ऑफ फंड्स ने गुणक प्रभाव पैदा करने वाली स्केल पूंजी प्रदान की। प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण सूर्योदय क्षेत्र जैसे क्लाइमेट एक्शन, डीप टेक, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फार्मा और एग्रीटेक विषयगत को बढ़ावा देगी। सरकार के हिस्से के साथ मिश्रित वित्त के लिए धन 20% तक सीमित किया जा रहा है और निधि का प्रबंधन निजी निधि प्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता 110। बुनियादी ढांचे की जरूरतों के वित्तपोषण के लिए जनता का कदम बढ़ाना निवेश को महत्वपूर्ण रूप से निजी पूंजी द्वारा पूरक करने की आवश्यकता होगी। परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे, PPP सहित बहुपक्षीय से तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ। वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाना भी अपनाकर प्राप्त किया जाएगा। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, वित्तपोषण के नवीन तरीकों और संतुलित जोखिम। डिजिटल रुपया 111।
डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) की शुरुआत से बड़ा फायदा होगा। डिजिटल मुद्रा भी एक और अधिक कुशल की ओर ले जाएगी और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली। अतः यह प्रस्तावित है कि ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करते हुए डिजिटल रुपया पेश करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 में जारी किया जाएगा। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता। 112 सहकारी संघवाद की सच्ची भावना को प्रतिबिंबित करते हुए केंद्रीय सरकार राज्यों के हाथ मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्पादक संपत्ति बनाने की दिशा में अपने पूंजी निवेश को बढ़ाना और लाभकारी रोजगार पैदा करना। वित्तीय सहायता के लिए योजना 2 स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को राज्यों के द्वारा बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है। प्रमुख के साथ मेरी बैठक के दौरान प्राप्त अनुरोधों के संदर्भ में मंत्रियों और राज्य के वित्त मंत्रियों इस योजना के लिए परिव्यय किया जा रहा है। बजट अनुमान में ₹10,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹15,000 करोड़ में चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान है। 113 2022-23 में राज्यों की सहायता के लिए आवंटन ₹1 लाख करोड़ है। अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को उत्प्रेरित करना, ये 50 साल का ब्याज मुफ्त ऋण राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधारी से अधिक है। 114 इस आवंटन का उपयोग पीएम गतिशक्ति से संबंधित और अन्य के लिए किया जाएगा। राज्यों का उत्पादक पूंजी निवेश भी इस घटक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए पूरक वित्तपोषण। राज्यों के हिस्से के समर्थन सहित योजना। डिजिटल भुगतान सहित अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण और OFC नेटवर्क का पूरा होना और भवन उपविधियों, नगर नियोजन योजनाओं से संबंधित सुधार। पारगमन उन्मुख विकास और हस्तांतरणीय विकास अधिकार। 115 2022-23 में 15वीं की सिफारिशों के अनुसार वित्त आयोग राज्यों को 4% के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी। GSDP का 0.5% बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा के लिए, जिसकी शर्तें 2021-22 में पहले ही बता दी गई हैं। राजकोषीय प्रबंधन। 116 बजट अनुमान 2021-22 ₹34.83 लाख करोड़ के कुल व्यय की तुलना में संशोधित व्यय 2022-23 में अनुमानित ₹37.70 लाख करोड़ है। पूंजीगत व्यय का संशोधित अनुमान ₹6.03 लाख करोड़ है। इसमें एक शामिल है बकाया गारंटी के निपटान के लिए ₹51,971 करोड़ की राशि, एयर इंडिया की देनदारियां और इसकी अन्य विविध प्रतिबद्धताएं। 117 बजट अनुमानों की बात करें तो 2022-23 में कुल व्यय है ₹39.45 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जबकि कुल प्राप्तियां उधारी ₹22.84 लाख करोड़ होने का अनुमान है। 118 चालू वर्ष में संशोधित राजकोषीय घाटा 6.9% अनुमानित है और 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% रहने का अनुमान है, जो मेरे द्वारा पिछली बार घोषित राजकोषीय समेकन के व्यापक पथ के अनुरूप वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे के 4.5% से नीचे के स्तर तक पहुंचने के लिए काफ़ी हैं। जबकि 2022-23 में राजकोषीय घाटे के स्तर को निर्धारित करने के लिए मैं इसकी आवश्यकता के प्रति सचेत हूँ। सार्वजनिक निवेश के माध्यम से विकास का पोषण मजबूत बनने के लिए और टिकाऊ विकास के लिए। अब मैं अपने भाषण के भाग बी पर आती हूँ। सीधा कर। 119 माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर सभी का धन्यवाद करती हूँ, हमारे देश के करदाता जिन्होंने अत्यधिक योगदान दिया है और इस जरूरत की इस घड़ी में अपने साथी नागरिकों की मदद करने में सरकार के हाथों को मजबूत किया। राजा को योगक्षेम कल्याण की व्यवस्था करनी चाहिए, किसी भी ढिलाई को त्याग कर जनता की संग्रह के साथ साथ धर्म के अनुरूप राज्य पर शासन करना, कर जो धर्म के अनुरूप हो। महाभारत शांति पर्वाध्याय 72 श्लोक 11 120 अपने प्राचीन ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त कर हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इस बजट में प्रस्ताव हमारे घोषित के साथ जारी रखते हुए स्थिर और पूर्वानुमेय कर व्यवस्था की नीति और अधिक सुधार लाने का इरादा यह एक भरोसेमंद कर व्यवस्था स्थापित करने के हमारे दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा, इस कर प्रणाली को और सरल करेगा, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देगा, करदाताओं और मुकदमेबाजी को कम करें। पेश है नया अपडेटेड रिटर्न। 121 भारत तीव्र गति से बढ़ रहा है और लोग कई वित्तीय लेनदेन उपक्रम कर रहे हैं। आयकर विभाग ने स्थापित किया है करदाताओं के लेनदेन की रिपोर्टिंग का एक मजबूत ढांचा।
इस संदर्भ में कुछ करदाताओं को एहसास हो सकता है कि उन्होंने चूक की है या कर भुगतान के लिए अपनी आय का सही अनुमान लगाने में गलतियां प्रदान करना। ऐसी त्रुटियों को ठीक करने का अवसर, मैं करदाताओं को अतिरिक्त भुगतान पर एक अद्यतन विवरणी दाखिल करने की अनुमति देने वाले एक नए प्रावधान का प्रस्ताव कर रही हूँ। यह अद्यतन विवरणी अवधि समाप्त होने के 2 वर्ष के भीतर दाखिल की जा सकती है। 122। वर्तमान में यदि विभाग को पता चलता है कि कुछ आय हुई है निर्धारित से चूक गया, यह न्याय निर्णय की एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से चला जाता है। इसके बजाय अब इस प्रस्ताव के साथ एक विश्वास दोहराया जाएगा करदाताओं में जो निर्धारित को स्वयं आय घोषित करने में सक्षम बनाएगा। हो सकता है कि वह रिटर्न दाखिल करते समय पहले चूक गई हो कि पूरी जानकारी प्रस्तावित विधेयक में दिया गया है। स्वैच्छिक कर अनुपालन की दिशा यह एक सकारात्मक कदम है। सहकारिताओं के लिए कम वैकल्पिक न्यूनतम कर दर और अधिभार। 123। वर्तमान में सहकारी समितियों को वैकल्पिक भुगतान करने की आवश्यकता है। 18% की दर से न्यूनतम कर, हालांकि कंपनियां 15% की दर से भुगतान करती हैं, एक स्तर प्रदान करने के लिए। सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच खेल का मैदान मैं प्रस्ताव करती हूँ। सहकारी समितियों के लिए भी इस दर को घटाकर 15% किया जाए। 124। मैं सहकारी समितियों पर अधिभार कम करने का भी प्रस्ताव करती हूँ कि कुल आय ₹1 करोड़ से अधिक और ₹10 करोड़ तक वाले लोगों के लिए वर्तमान 12% से 7% तक कम करने के पक्ष में हूँ। 125। इससे सहकारी समितियों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और इसके सदस्य जो ज़्यादातर ग्रामीण और कृषक समुदायों से हैं। विकलांग व्यक्तियों को कर राहत। 126। विकलांग व्यक्ति के माता पिता या अभिभावक एक ले सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा योजना। वर्तमान कानून कटौती का प्रावधान करता है एकमुश्त भुगतान या वार्षिकी होने पर ही माता पिता या अभिभावक को अभिदाता की मृत्यु पर निश्चित जन के लिए उपलब्ध है, अर्थात माता पिता या अभिभावक। 127। ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां विकलांग आश्रितों को हो सकता है कि जीवनकाल के दौरान भी वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान की आवश्यकता है। उनके माता पिता अभिभावक। मैं इस प्रकार वार्षिकी के भुगतान की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं और जीवनकाल के दौरान विकलांग आश्रितों को एकमुश्त राशि माता पिता अभिभावक, अर्थात माता पिता अभिभावकों पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वर्षों। राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता। 128। वर्तमान में केंद्र सरकार का 14% योगदान करती है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए अपने कर्मचारी का वेतन। यह है कर्मचारी की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी गई है। हालांकि इस तरह की कटौती की अनुमति केवल के 10% की सीमा तक है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में वेतन समान प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के साथ व्यवहार। मेरा प्रस्ताव है कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने पर। राज्य सरकार के एनपीएस खाते में नियोक्ता का योगदान कर्मचारी भी यह सामाजिक सुरक्षा लाभों को बढ़ाने में मदद करेगा राज्य सरकार के कर्मचारियों की और उन्हें केंद्र के बराबर लाना। स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन। 129। स्टार्टअप हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के संचालक के रूप में उभरे हैं। ऊपर पिछले कुछ वर्षों में देश में स्टार्टअप ने सफलता में कई गुना वृद्धि देखी है। 31.3 2022 से पहले स्थापित योग्य स्टार्टअप प्रदान किए गए थे से 10 वर्षों में लगातार 3 वर्षों के लिए कर प्रोत्साहन निगमन। कोविड महामारी को देखते हुए मैं इसका विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूँ। पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि 1 और वर्ष, अर्थात ऊपर इस तरह के कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 31/03/2023 तक। नवनियुक्त विनिर्माण संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन के तहत रियायती कर व्यवस्था। 130। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल स्थापित करने के प्रयास में कुछ घरेलू कंपनियों के लिए 15% कर की रियायती कर व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा नवनिगमित घरेलू के लिए पेश किया गया था। निर्माण कंपनियां मैं अंतिम तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। द्वारा धारा 115 खक के तहत निर्माण या उत्पादन का प्रारंभ 1 साल यानी 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक। आभासी डिजिटल संपत्ति के कराधान के लिए योजना। 131। डिजिटल संपत्ति वर्चुअल में लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इन लेन देन का परिमाण और आवृत्ति है एक विशिष्ट कर व्यवस्था प्रदान करना अनिवार्य बना दिया। तदनुसार आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों का कराधान
मैं यह प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ कि किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर 30% की दर से कर लगेगा। किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती नहीं होगी। अधिग्रहण की लागत को छोड़कर ऐसी आय की गणना करते समय अनुमति दी गई है। इसके अलावा आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को सेट नहीं किया जा सकता है किसी भी अन्य आय के खिलाफ बंद। इसके अलावा लेन देन विवरण प्राप्त करने के लिए मैं भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर 1% की दर से TDS प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। आभासी डिजिटल संपत्ति के उपहार पर भी कर लगाने का प्रस्ताव है। विभाग द्वारा पुनरावृत्त अपीलों से बचने के लिए मुकदमा प्रबंधन 132। यह देखा गया है कि बहुत समय और संसाधनों की खपत होती है अपील दायर करने में जिसमें समान मुद्दे शामिल हैं। हमारी नीति को आगे बढ़ाना ध्वनि मुकदमेबाजी प्रबंधन का मैं यह प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ कि यदि कोई प्रश्न एक निर्धारित के मामले में कानून के एक प्रश्न के समान है जो है क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में लंबित किसी भी मामले में द्वारा इस निर्धारित के मामले में आगे की अपील दाखिल करना विभाग को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि कानून के इस तरह के सवाल का फैसला नहीं किया जाता है। क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय करदाताओं और विभाग के बीच बार बार होने वाले मुकदमे को कम करने में इससे बहुत मदद मिलेगी। IFSC को कर प्रोत्साहन 133। IFSC को और बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं इसके द्वारा अपतटीय डेरिवेटिव से एक अनिवासी की आय प्रदान करने का प्रस्ताव उपकरण या अपतटीय बैंकिंग द्वारा जारी किए गए काउंटर डेरिवेटिव पर यूनिट रॉयल्टी से आय और जहाज के पट्टे के कारण ब्याज और IFSC में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय होगी। ये सब निर्दिष्ट शर्तों के अधीन कर से मुक्त होगा। 134। सरचार्ज का युक्तिकरण वैश्वीकृत व्यापार जगत में कई कार्य अनुबंध हैं जिनके नियम और शर्तों के लिए अनिवार्य रूप से एक के गठन की आवश्यकता होती है। संघ में सदस्य आमतौर पर होते हैं। ऐसे मामलों में इन AOP की आय को भुगतना पड़ता है। 37% तक वर्गीकृत अधिभार जो इससे बहुत अधिक है व्यक्तिगत कंपनियों पर अधिभार। तदनुसार मैं कैप का प्रस्ताव करती हूँ। इन AOP का सरचार्ज 15% है। इसके अलावा सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों इकाइयों आदि पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 15% के अधिकतम अधिभार के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि अन्य लंबे टर्म कैपिटल गेन पर ग्रेडेड सरचार्ज लगता है जो बढ़ जाता है और 37% तक हो जाता है। मैं लंबी अवधि की पूंजी पर सरचार्ज की सीमा तय करने का प्रस्ताव करती हूँ। 15% की दर से किसी भी प्रकार की संपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाला लाभ। यह कदम स्टार्टअप समुदाय को बढ़ावा देगा और विनिर्माण कंपनियों को कर लाभ देने के मेरे प्रस्ताव के साथ और स्टार्टअप्स आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। व्यवसाय के रूप में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के संबंध में स्पष्टीकरण व्यय 135। आयकर की गणना के लिए स्वीकार्य व्यय नहीं है, इसमें टैक्स के साथ साथ सरचार्ज भी शामिल है। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर करदाता पर एक अतिरिक्त अधिभार के रूप में लगाया जाता है। विशिष्ट सरकारी कल्याण कार्यक्रमों का वित्तपोषण, हालांकि कुछ अदालतों ने व्यावसायिक व्यय के रूप में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की अनुमति है, जो है विधायी मंशा के खिलाफ। विधायी मंशा को दोहराने के लिए मैं प्रस्ताव करती हूँ स्पष्ट करें कि आय और लाभ पर कोई अधिभार या उपकर स्वीकार्य नहीं है। कर चोरी के खिलाफ रोकथाम 136। वर्तमान में आगे लाए जाने के सेट ऑफ के संबंध में अस्पष्टता है। तलाशी अभियान में अघोषित आय का पता चला। यह किया गया है और देखा गया है कि कई मामलों में जहां अघोषित आय या बिक्री आदि का पता चलता है, कर के भुगतान से बचा जाता है, घाटे का समायोजन किया जाता है। में निश्चितता लाने और कर चोरों के बीच प्रतिरोध बढ़ाने के लिए मैं यह प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ कि किसी भी नुकसान के खिलाफ किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी। खोज और सर्वेक्षण कार्यों के दौरान अघोषित आय का पता चला तो TDS प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना 137। यह देखा गया है कि व्यवसाय को बढ़ावा देने की रणनीति के रूप में एक है अपने एजेंटों को लाभ देने के लिए व्यवसायों की प्रवृत्ति। ऐसे लाभ एजेंटों के हाथों में कर योग्य हैं। ऐसे लेनदेन को ट्रैक करने के लिए मैं लाभ देने वाले व्यक्ति द्वारा कर कटौती का प्रावधान करने का प्रस्ताव, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे लाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपये से अधिक है। 138। कुछ अन्य परिवर्तन किए जा रहे हैं जिनका विवरण इस प्रकार है।
वित्त विधेयक। अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी में उल्लेखनीय प्रगति। 139। जीएसटी स्वतंत्र भारत के प्रदर्शन का एक ऐतिहासिक सुधार रहा है। सहकारी संघवाद की भावना, जहां आकांक्षाएं ऊंची थीं, वहीं बड़ी चुनौतियां भी थीं। इन चुनौतियों को चतुराई से पार किया गया और जीएसटी परिषद के मार्गदर्शन और निरीक्षण में श्रमसाध्य रूप से अब पूरी तरह से आईटी संचालित और प्रगतिशील जीएसटी व्यवस्था पर गर्व करें, जिसमें एक बाजार एक कर के रूप में भारत के पोषित सपने को पूरा किया। वहाँ अभी भी कुछ चुनौतियां शेष हैं और हम आने वाले वर्ष में उनका सामना करने की आकांक्षा रखते हैं। सुविधा और प्रवर्तन के बीच सही संतुलन उत्पन्न हुआ है। काफ़ी बेहतर अनुपालन। वैश्विक महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल। इस वृद्धि के लिए करदाता प्रशंसा के पात्र हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने परिवर्तनों के अनुकूल लेकिन उत्साहपूर्वक भुगतान करके योगदान दिया। विशेष आर्थिक क्षेत्र। 140। अपने भाषण के भाग में मैंने प्रस्तावित सुधारों का उल्लेख किया है। एसीजेड साथ ही हम सीमा शुल्क प्रशासन में सुधार भी करेंगे। एसईजेडएस का और अब से यह पूरी तरह से संचालित होगा और पर कार्य करेगा। सीमा शुल्क राष्ट्रीय पोर्टल उच्च सुविधा पर ध्यान देने के साथ और केवल जोखिम आधारित जांच, इससे सेज इकाइयों द्वारा कारोबार करना काफ़ी आसान हो जाएगा। यह सुधार 30 सितंबर 2022 तक लागू कर दिया जाएगा। सीमा शुल्क सुधार और शुल्क दर में परिवर्तन। 141। सीमा शुल्क प्रशासन ने के माध्यम से वर्षों में खुद को फिर से खोजा है। उदारीकृत प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकी का संचार, फेसलेस कस्टम्स ने पूरी तरह से स्थापित हो गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सीमा शुल्क संरचनाओं ने चपलता प्रदर्शित करने वाली सभी बाधाओं के खिलाफ असाधारण अग्रिम पंक्ति का काम किया और सीमा शुल्क के सुधारों ने घरेलू क्षमता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे एमएसएमई को समान अवसर प्रदान करना, कच्चे माल को आसान बनाना, आपूर्ति पक्ष की बाधाएं, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाना और एक होना पीएलआई और चरणबद्ध विनिर्माण जैसी अन्य नीतिगत पहलों के लिए सक्षम है। सीमा शुल्क पक्ष पर मेरे प्रस्ताव इन उद्देश्यों के अनुरूप हैं। परियोजना आयात और पूंजीगत सामान। 142। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन को दोगुना करना है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधि में वृद्धि के परिणामस्वरूप, हालांकि कई शुल्क छूट, यहाँ तक कुछ मामलों में 3 दशकों से भी अधिक समय तक को प्रदान किया गया है, जिसमें बिजली, उर्वरक, कपड़ा, चमड़ा, जूते, खाद्य प्रसंस्करण और उर्वरक जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए पूंजीगत सामान में छूटों का प्रावधान है। 143। इसी तरह परियोजना आयात शुल्क रियायतों ने भी वंचित किया है। कोयला खनन परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में समान अवसर के स्थानीय उत्पादक, बिजली उत्पादन, पारेषण या वितरण परियोजनाएं, रेलवे और मेट्रो परियोजनाओं। हमारा अनुभव बताता है कि उचित शुल्क के लिए अनुकूल हैं। घरेलू उद्योग की वृद्धि और मेक इन इंडिया बिना उल्लेखनीय रूप से आवश्यक आयात की लागत को प्रभावित कर रहा है। 144। तदनुसार रियायती दरों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव है। पूंजीगत सामान और परियोजना आयात धीरे धीरे और मध्यम टैरिफ लागू करें। उन्नत मशीनरी के लिए 7.5% ड्यूटी जारी रहेंगी जो बाहर से आती हैं, और भारत में निर्मित पर छूट जारी रहेगा। 145। इनपुट पर कुछ छूट दी जा रही है, जैसे कि विशेषीकृत कास्टिंग, बॉल स्क्रू और लीनियर मोशन गाइड, घरेलू को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण। सीमा शुल्क छूट और टैरिफ सरलीकरण की समीक्षा। 146। पिछले 2 बजटों में हमने कई रीति रिवाजों को युक्तिसंगत बनाया है। हमने एक बार फिर व्यापक परामर्श किया है, क्राउड सोर्सिंग सहित, और इन परामर्शों के परिणामस्वरूप 350 से अधिक छूट वाली प्रविष्टियों को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव है। इन कुछ कृषि उत्पादों, रसायनों, कपड़ों पर छूट शामिल है। चिकित्सा उपकरण और दवाएं जिनके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है। इसके अलावा एक सरलीकरण उपाय के रूप में कई रियायती दरों को बजाय सीमा शुल्क टैरिफ अनुसूची में ही शामिल किया जा रहा है। विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से उन्हें निर्धारित करना। 147। यह व्यापक समीक्षा सीमा शुल्क दर और टैरिफ को सरल बनाएगी, विशेष रूप से रसायन, वस्त्र और धातु जैसे क्षेत्रों के लिए संरचना और विवादों को कम करें। उन वस्तुओं पर छूट को हटाना जो हैं या हो सकती हैं भारत में निर्मित, और कच्चे माल पर रियायती शुल्क प्रदान करना। मध्यवर्ती उत्पादों के निर्माण में जाने वाले कई कदम आगे बढ़ेंगे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर
के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में आगे काम आएगा। 148। अब मैं क्षेत्र विशेष के प्रस्तावों पर विचार करूंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स। 149। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तेजी से बढ़ रहा है। सीमा शुल्क सुविधा के लिए एक श्रेणीबद्ध दर संरचना प्रदान करने के लिए दरों को अंशांकित किया जा रहा है। पहनने योग्य उपकरणों, सुनने योग्य उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर का घरेलू विनिर्माण के कुछ हिस्सों को शुल्क रियायतें भी दी जा रही हैं। मोबाइल फ़ोन के चार्जर का ट्रांसफॉर्मर और मोबाइल के कैमरे का कैमरा लेंस, मॉड्यूल और कुछ अन्य आइटम, यह घरेलू विनिर्माण को सक्षम करेगा और उच्च विकास इलेक्ट्रॉनिक आइटम में काम आएगा। रत्न और आभूषण। 150। रत्न और आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क पर कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों को घटाकर 5% किया जा रहा है। केवल सादी हीरे पर 0 सीमा शुल्क लगेगा। के निर्यात की सुविधा के लिए ई-कॉमर्स के माध्यम से आभूषण एक सरल नियामक ढांचा होगा, इस साल जून तक लागू कर दिया गया है। कम मूल्य के आयात को हतोत्साहित करने के लिए नकली आभूषणों पर लगाया जा रहा है सीमा शुल्क इस तरीके से निर्धारित किया गया है कि इस पर कम से कम ₹400 प्रति किलोग्राम शुल्क का भुगतान किया जाता है। रसायन। 151। कुछ महत्वपूर्ण रसायनों जैसे मेथनॉल, एसिटिक पर सीमा शुल्क पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए एसिड और हेवी फीड स्टॉक कम किया जा रहा है, जबकि सोडियम साइनाइड पर शुल्क बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है। इन बदलावों से घरेलू मूल्य बढ़ाने में मदद मिलेगी। एमएसएमई। 152। छतरियों पर शुल्क बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। भागों को छूट छतरियों की निकासी की जा रही है। छूट को भी युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। कृषि क्षेत्र के लिए उपकरण जो भारत में निर्मित होते हैं। पिछले साल स्टील स्क्रैप को दी गई सीमा शुल्क छूट को बढ़ाया जा रहा है। एमएसएमई सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स को राहत देने के लिए 1 और साल कुछ स्टेनलेस स्टील और लेपित स्टील फ्लैट उत्पादों पर एंटी डंपिंग और सीवीडी, बड़ी जनता में मिश्र धातु इस्पात और उच्च गति वाले स्टील की सलाखों को निरस्त किया जा रहा है। धातुओं की मौजूदा उच्च कीमतों को देखते हुए ब्याज। निर्यात। 153। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए वस्तुओं पर छूट प्रदान की जा रही है, जैसे अलंकरण, ट्रिमिंग, फास्टनरों, बटन, जिप, अस्तर सामग्री के रूप में निर्दिष्ट चमड़े, फर्नीचर फिटिंग और पैकेजिंग बक्से जिनकी आवश्यकता हो सकती है, हस्तशिल्प वस्त्र और चमड़े के वस्त्र, चमड़ा के वास्तविक निर्यातकों द्वारा जूते और अन्य सामान। 154। झींगा के लिए आवश्यक कुछ निविष्टियों पर शुल्क कम किया जा रहा है, जलीय कृषि, ताकि इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। ईंधन के सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए टैरिफ उपाय। 155। ईंधन का सम्मिश्रण इस सरकार की प्राथमिकता है। प्रोत्साहित करने के लिए मिश्रित ईंधन के सम्मिश्रण के प्रयासों को अतिरिक्त आकर्षित किया जाएगा। अक्टूबर 2022 के पहले दिन से 2 लीटर का अंतर उत्पाद शुल्क। 156। शुल्क दरों, सीमा शुल्क टैरिफ में कुछ अन्य परिवर्तन किए जा रहे हैं और सीमा शुल्क कानून जिसका विवरण वित्त विधेयक में है। 157। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट की सराहना करती हूं और अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।